Good morning, all of you. Today we are going to study first chapter of our civics, that is, what is democracy and why democracy. In the previous class, that is 8th, we have read about the democracy. What is democracy? Could you tell me? What is the meaning of democracy? क्या होता है? Anyone? Democracy is a form of government in which we choose our representative. Choose through elections. Right. So we are going to study in this chapter. What is democracy? Democracy is taken from the Greek word demokratia or the Latin word democratia. In Greek, demos means people. Demos का मतलब क्या होता है? People. And the kratia means rule. That means the country which is ruled by the people. The country which is ruled by the people. देखिए आप यहाँ पे मीनिंग देखिए ना, क्या है इसका मीनिंग? रूल बाय द people, right? That means democracy means rule of people. अगर हम इसकी exactly definition लेके चले तो in fact democracy is said to be a form of government. It is a form of government in which people elect their own ruler, जिसके अंदर लोग अपना खुद रूलर चूज करते हैं. Meaning of democracy by Abraham Lincoln. Democracy is a form of government of the people, for the people and by the people. ये definition बहुत important है, आप इसको याद कर लेना. What is democracy? Democracy is a form of government of the people, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चुना गया लीडर. हम ही चुनते हैं इलेक्शंस में हमारे लीडर थ्रू द इलेक्शन प्रोसेस. Now come to the point. Main features of democracy. क्या features होते हैं democracy के? First, in a democracy, the final decision making power must rest with those elected by the people. Democracy के अंदर जो final decision making power है, वो किसके पास होती है? People के पास. लेकिन people किसको देते हैं end में? जिसको हमने लीडर चूज किया है, जिसको हमने लीडर चूज किया है थ्रू द इलेक्शन प्रोसेस. देखिए, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. जिनको लोगों ने चुना है उनके हाथ में ये पावर होती है. राइट? क्लियर है? समझ आ रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं? डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन. डेमोक्रेसी चलाने के लिए हमें क्या कराने पड़ते हैं? क्या कराने पड़ते हैं? इलेक्शंस. दोनों के होते हैं, लोकसभा के भी होते हैं और अभी किसके होने वाले हैं? किसके? लोकसभा. लोकसभा के इलेक्शंस में हम किसको चूज करते हैं? किसको चूज करते हैं? प्राइम मिनिस्टर. तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को रूल करने के लिए हमें क्या करवाने पड़ते हैं? इलेक्शन. हम जो भी इलेक्शंस करवाएं वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए. कैसे होने चाहिए? फ्री एंड फेयर. फ्री एंड फेयर का मतलब कोई बता सकता है? ये चीज हमने पहले भी पढ़ी है. फ्री एंड फेयर का क्या मतलब है? मतलब इलेक्शन बायस्ड नहीं होने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मेजोरिटी ग्रुप कोई माइनॉरिटी ग्रुप को क्या करे? डिस्क्रिमिनेट करे या उसको सप्रेस करे, उसके ऊपर किस तरह का दबाव डाले कि आपको ये इलेक्शंस नहीं लड़ने हैं, आप अपना नॉमिनेटेड नेम वापस ले लीजिए, विड्रॉल कर लीजिए. इट मे बी पॉसिबल. भाई मेजोरिटी ग्रुप जिनके पास पावर है, मनी है, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं. अनफेयर प्रैक्टिसेस वो यूज में लेते हैं, पैसे दिए जाते हैं. हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो एवरीथिंग इज फेयर. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर आप बनाते हैं, उसमें जो आप इलेक्शंस करवाते हैं वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने
क्लियर? Where those currently in power have a fair chance of losing. कई बार ये कंडीशन अराइज हो जाती है कि मेजोरिटी ग्रुप जब माइनॉरिटी ग्रुप को सप्रेस कर देते हैं. हो सकता है कि करंटली जो अभी रूलिंग पार्टी चल रही हो वो माइनॉरिटी ग्रुप की हो, उस वक्त वो मेजोरिटी में हो लेकिन अब वो माइनॉरिटी हो गई हो, तो वो अपने आप हट जाएगी, हटेगी कि नहीं? तो कई बार ये वाली कंडीशन अराइज हो सकती है कि मेजोरिटी माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाए और माइनॉरिटी ग्रुप मेजोरिटी में कन्वर्ट हो जाए, तो करंटली जो प्रिवेल कर रही होगी वो हट जाएगी. थर्ड फीचर, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट वन वैल्यू. ये बात हमने पढ़ी है. क्या होता है वन वोट वन वैल्यू का मतलब? वन वोट वन वैल्यू मतलब एक पर्सन एक ही बार में वोट दे सकता है और उसका वोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है. आप कहे कि नहीं साहब मुझे तो वोट नहीं देना. भाई क्यों नहीं देना? आपका एक एक वोट बहुत वैल्यूबल है हमारे लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए, राइट? तो वन वोट वन वैल्यू एंड मस्ट हैव वन. Fourth feature, a democratic government rules within limits set by constitutional law and citizen rights. मतलब a democratic government rules within limits set by constitutional law and citizen rights. इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? सेट ऑफ रूल्स बनाता है. क्या करता है? सेट ऑफ रूल्स बनाता है. उस सेट ऑफ रूल्स में एवरी सिटीजन की क्या दिखाता है, क्या बताता है कि कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ बाउंड्रीज हैं, उन बाउंड्रीज को आप क्रॉस नहीं कर सकते. हर एक चीज दायरे में होनी चाहिए ना, एक बाउंड्री में होनी चाहिए. कहते हैं ना हर चीज की अति बुरी है. अगर आप वो लिमिट क्रॉस कर जाते हो तो लिमिट लिमिटेशन में कन्वर्ट हो जाती है. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्या देता है? लिमिट्स प्रोवाइड करता है. एवरी सिटीजन को कुछ लॉज प्रोवाइड करता है, उसी के तहत हमें काम करना होता है. चाहे वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, जो सेट ऑफ रूल्स हैं, जो लॉज हैं, वो सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल है. ऐसा नहीं कि उनके लिए अलग है और हमारे लिए अलग है. जो लिमिटेशंस दे रखी हैं, जो लिमिट्स हमें दे रखी है, उसे हमें क्रॉस नहीं करना होता है. क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? Now, the characteristics of democratic government. Decision making power must be within those elected by the people. Clear हुई है बात? क्या है? Decision making power must be with those elected by the people. जो हमने अभी फीचर पढ़ा था. क्या था फर्स्ट फीचर? कि क्या था? इलेक्शंस के थ्रू जो हमने लीडर चुनाए हैं उनके हाथ में ही होती है डिसीजन मेकिंग पावर. इट मस्ट बी फ्री एंड फेयर. इलेक्शन एट द फिक्स इंटरवल्स. हर 5 साल में हमारे इलेक्शंस होते हैं. इट मस्ट बी बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. एवरीवन नो अबाउट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? यस प्रियंका. The citizen who is 18 or above 18 have a right to vote. So, government should rule within limits set by the constitutional law and citizen rights, freedom of press and citizen rights. What are the characteristics of non-government? अभी हमने बात करी थी गवर्नमेंट, दैट इज डेमोक्रेटिक. मतलब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक. तो अभी हमने जो पहले वाले फीचर्स पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, वो किसके पढ़े थे? डेमोक्रेटिक के. अब नॉन डेमोक्रेटिक के पढ़ते हैं, जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है. ऑफ कोर्स वो क्या होगी? ओनली अ फ्यू हैज द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग. एक के पास की बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों की बात कर रहा.
कुछ लोगों के पास होगा डिसीजन मेकिंग का पावर। वो कुछ लोग कौन होंगे, कोई बता सकता है? जिनके पास फर्स्ट पॉइंट मेजोरिटी होगी, मेजोरिटी होनी चाहिए कि नहीं? तो फर्स्ट तो ये हो गया, इनके पास क्या होनी चाहिए? देन सेकंड, उनके पास पावर होनी चाहिए। पावर इन द सेंस, पावर इन द सेंस, पावर का क्या मतलब हुआ वेदांश? अगर मैं कहूं कि कुछ लोगों के पास नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कुछ लोगों के पास डिसीजन मेकिंग की पावर होती है, तो वो कुछ लोग कौन से होंगे? फर्स्ट तो जिनके पास मेजोरिटी होगी, नंबर ऑफ पीपल ज्यादा होंगे। फिर हम बात करते हैं पावर की। पावर किस सेंस में बात कर रहे हैं? पावर किस सेंस में? पावर को किस सेंस में ले सकते हैं, आप बताओगे? मनी हो सकती है, और ऐसे लोग जिनके पास अपर पावर है या इनके पास अथॉरिटी है। हम ये नहीं कहते कि तो मेरा काम हो जाएगा, मेरे को उस इंसान से जान पहचान है। इसका मतलब ऐसा पर्सन जो हाई पावर अथॉरिटी को होल्ड करता है, जो हाई पावर अथॉरिटी को होल्ड करता है। अगर मेरे पास ऐसा हुआ, इसका मतलब मेरे पास क्या हुई? पावर। तो मैं किसी को मेंशन करने थोड़ी ना चाहूंगी कि सर मेरे पास तो पावर है, और पावर ये वाली है। पावर नेम इटसेल्फ डिफाइन, क्या? पावर। अगर हम नॉन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं, तो यहां पर ये चीज बहुत ज्यादा अवेलेबल होगी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एग्जिस्ट होगी। होगी कि नहीं होगी बताओ? मेरे पास काफी लोग हैं, 100 या 200 से ज्यादा मेरे पास पार्टी में लोग हैं, है ना? सबके पास पैसा है ना? छोटे लोग, माइनॉरिटी जो ग्रुप के लोग हैं, उनको हम प्रेशराइज कर सकते हैं। हालांकि ये डेमोक्रेटिक में भी होता है, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक में ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं होंगे, कोई अबाइडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज और रूल्स नहीं होंगे। राइट्स का एक्सप्लोइटेशन हर जगह होगा। क्यों? क्योंकि वहां कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए कोई राइट्स भी एग्जिस्ट नहीं करते। राइट एग्जिस्ट नहीं करते तो हर जगह ह्यूमन बीइंग क्या होता जाएगा? एक्सप्लोइट होता जाएगा। एक्सप्लोइटेशन का रूप जो होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पावर। आ रही है बात समझ में? क्लियर हुई? नेक्स्ट, इलेक्शंस आर एब्सेंट। क्या इलेक्शंस होंगे? क्या इलेक्शंस होंगे? नहीं होंगे। नॉन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक की बात कर रहे हैं, तो इलेक्शंस क्यों होंगे? जरूरत ही नहीं है। नो प्लेस फॉर अपोजिशन, किसी को अपोजिशन पार्टी में हम खड़ा भी नहीं होने देंगे। जरूरत क्या आ रही है? कर्ब ऑन पीपुल्स राइट। कर्ब मतलब कंट्रोल में कर लेना, लोगों के राइट्स को अपने अंदर कर लेना, कंट्रोल में कर लेना। दैट सेंसरशिप। क्या होती है सेंसरशिप? सेंसर होना। कोई वीडियो क्लिप्स वगैरह होते हैं वो सेंसर्ड हो जाते हैं, शो नहीं किए जाते, हिडन हो जाते हैं। तो कई चीजें ऐसी होगी जो हिडन हो रही होगी, हमें कहीं दिखाई नहीं देगी, हमें पता नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? क्या है इसका मतलब? हिडन, जो हमें पब्लिश नहीं करनी, जो हमें लोगों को बताना नहीं है कि अंदर ही अंदर क्या हो रहा है। आगे बात समझ में? तो क्लियर हुई नॉन डेमोक्रेटिक की। अब हम इन दोनों में डिफरेंसेस कर सकते हैं। अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन अराइज होता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो आप कर सकते हो। क्लियर हुई है बात? चलो,
अब अगर हम डिबेट फॉर्म में जाएं, आपको बिठा दिया जाए अगेंस्ट और फॉर्म में बोलने के लिए कि भाई डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में कौन है और डेमोक्रेसी के फेवरिज्म में कौन है, तो ये वो वाले क्वेश्चंस हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, देखिए सभी के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, सभी के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स होते हैं, तो उसी तरह से हमारी डेमोक्रेसी के भी कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं। तो हम डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। क्या कहते हैं ये पॉइंट? लीड्स टू इनस्टेबिलिटी ड्यू टू फ्रीक्वेंट लीडर चेंज। हालांकि ये होता बहुत कम है, इसका मतलब इनस्टेबिलिटी किसकी? लीडर्स की। कहा जाता है कि लीडर्स जो है डेमोक्रेसी में बड़े फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, तो हमें उनका चुनाव करने में, उनको अपॉइंट करने में काफी प्रॉब्लम आती है। इट्स ट्रू, मानते हैं आप भी? देन समटाइम्स इट लीड्स टू बैड डिसीजन। कई बार होता है कि ऐसे डिसीजन ले लिए जाते हैं जो लोगों के हित के लिए नहीं होते, तो समटाइम्स इट मे बी हैपन। लीड्स टू डिले ड्यू टू कांस्टेंट कंसल्टेंसी। कई बार कोई डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा डिले हो जाते हैं क्योंकि लोगों में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। क्लियर? इट एनकरेजेस करप्शन। ये करप्शन को बढ़ावा देता है। क्या करता है ये? करप्शन को बढ़ावा देता है। एज इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन, क्योंकि सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड है? मतलब इलेक्शंस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड है भाई? आज हम डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बना रहे हैं, इसका मतलब हम क्या चुन रहे हैं? एक प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर को चूज करने के लिए हमें क्या कराने पड़ेंगे? इलेक्शन। क्या इलेक्शन बायस्ड हो सकते हैं? हाँ। अनफेयर हो सकते हैं? हाँ। तो उस कंडीशन में हमारे पास प्राइम मिनिस्टर भी कैसा आएगा? करप्टेड, इट मे बी बायस्ड। पॉसिबल है कि नहीं? तो ये चांसेस है। तो हम क्या कहते हैं कि इट इनकरेजेस करप्शन। तो ये किसको बढ़ावा देता है? एज इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन। क्लियर हुई ये बात? किसी को कोई डाउट है? इट इज ओनली अबाउट कॉम्पिटिशन एंड द पावर। पावर समझ में आ गया? प्ले नो स्कोप फॉर मोरालिटी। मानवता के ऊपर बेस्ड है क्या हमारे इलेक्शन? तो मोरालिटी देखी जाती है क्या? कई लोग हमारे देश में ऐसे हैं, ड्यू टू द करप्शन और ड्यू टू द हमारा इलेक्ट्रल कंपटीशन, दे आर नॉट रेडी टू गिव इलेक्शन। वोट देने ही नहीं जाते उस दिन, इलेक्शन वाले दिन। क्यों? क्योंकि उनको यही लगता है कि चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, सब बायस्ड है, सब मिली जुली भगत है, सब करप्टेड है। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि हमारा लीडर जो हम चुनते हैं वो किसके बेस पे चुनते हैं? इलेक्शन की बेस। तो देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। तो आप मोरालिटी की तो कोई बात करो ही मत। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट हैव द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। हमारे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की कोई तवज्जो नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कहते नहीं कि यार मेरा वोट तो वेस्ट हो गया, चाहे मैं इसको देता तो ज्यादा बेटर होता। हमारा जो अभी का रूलिंग पार्टी है भाई, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूं, अब जो बनने जा रहा है मैं तो उससे भी सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं क्या करूं? मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा, मैं ऐसा करता हूं कि मैं वोट ही नहीं देता। होता है कई बार ऐसा, हम कंफ्यूजन वाली फॉर्म में होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी डिसीजन ही नहीं बन पाती। हमारे को ऐसी कोई पार्टी भी नहीं नजर आती जिसके हम कोई मेरिट्स भी देख सके, हमें कोई बेनिफिट ही नजर नहीं आता। होता है कि नहीं? अभी करंटली में अगर आप लोगों ने देखा हो तो टीवी पे एक ऐड आ रहा है कांग्रेस का, देखा है? क्या है वो ऐड? मेरे विकास का दो हिसाब, हाथ बदलेगा हालात। तो ये क्या है? इस तरह के जो ये प्रमोशंस कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टीज का प्रमोशन कर रहे हैं कि आप बीजेपी को दीजिए, कांग्रेस को दीजिए, रूलिंग पार्टी एट प्रेजेंट अभी बीजेपी है,
आप रूलिंग पार्टी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस आ जाए, तो कहीं ना कहीं उनको क्या करना पड़ेगा, कांग्रेस के मेरिट्स दिखाने पड़ेंगे और बीजेपी के डिमेरिट्स। भाई दूसरी पार्टी को आप नीचा कैसे दिखाओगे, उसके गलत इफेक्ट कैसे बताओगे, इसी तरह से। तो उनका कहना है कि यहां पर कुछ भी फेयर नहीं होता है, सब कुछ ही क्या है, करप्टेड है। तो जो नॉर्मल ह्यूमन हम सिटीजनशिप जो सिटीजन हैं, हम इलेक्शन के वक्त वोट देने के वक्त डिसीजन नहीं बना पाते कि हम किसको दें। आई बात समझ में? आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी के फेवर में है। अभी हमने अगेंस्ट में पढ़े थे, अब हम फेवर वाले पढ़ रहे हैं। इट इज मोर अकाउंटेबल टू इट सिटीजन, इट इज मोर अकाउंटेबल टू सिटीजन, मतलब सिटीजन को जवाबदेही कौन देगा, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो सरकार बनेगी। हमारे क्वेश्चंस का आंसर कौन देगा, गवर्नमेंट। इट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये हमारी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को इंप्रूव करता है। इट इंप्रूव द मैटर टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, हम ये जान पाएंगे, अगर डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा तो हम ये जान पाएंगे कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इट एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, ये सिटीजन्स की डिग्निटी को एनहेंस करता है, बढ़ाता है कि दैट वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। क्लियर? इट अलाउ द सिटीजन टू करेक्ट देयर ओन मिस्टेक, ये सिटीजन को अलाउ करता है अपनी मिस्टेक्स को सुधारने का। कैसे करते हैं ये? थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसमें हमें क्या दे रखा है, कौन सा डिपार्टमेंट दे रखा है, नॉन डेमोक्रेटिक में ऐसा कुछ होगा क्या जुडिशरी डिपार्टमेंट, क्या लगता है, होगा? नहीं होगा, वहां तो करने वाला भी वही है, पनिश करने वाला भी वही है और डिसीजन लेने वाला भी वही है, उसमें किसी तरह की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर हम डेमोक्रेसी का और अगर मिलिंग वाइड में जाएं, डिस्क्रिप्शन में जाएं, तो डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड इज द बेस्ट अवेलेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, however in its broader sense is not just a political institution but a way of life। क्या कॉन्स्टिट्यूशन एक पॉलिटिकल तक ही रह के सीमित रह गया है क्या, पॉलिटिकल अफेयर्स तक ही सीमित है, या कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है? क्या कहते हो, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करता है? से यस और नो? यस। It is rooted in our day-to-day life functioning where decisions are made that involves consultation with and consent of all those who are affected by decision. This applies to a family, a community or even a government. कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर में, हमारे फैमिली में, हमारी कम्युनिटी में, इवन गवर्नमेंट को चलाने में भी हेल्प करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है तो हम सब हैं, और हम सब हैं तो ही गवर्नमेंट है। आगे समझ में बात? हमारे बिना ये भी नहीं चल सकते। सेट ऑफ रूल्स किसके लिए बनाए गए? हमारे, तो उन्हीं को हमें चलाने होंगे ना। दिस इज ऑल अबाउट does it enable us to judge the present situation and its weakness and encourage marching towards betterment. So our chapter is over. We will read this chapter from the book also. Chapter is simple, कोई हार्ड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है कि डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके नोट्स आप लोग लिख लेना ये, ठीक है।